सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मेंस एग्जाम संबंधी साइकोलॉजी की क्लास, मनोविज्ञान की क्लास। थर्ड ग्रेड है, अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है उसमें अपने 10 प्रश्न आएंगे और इन 10 प्रश्नों के 20 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 20 अंक होंगे और 10 प्रश्न होंगे। तो ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है। तो देखो, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, इनमें से मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कौन सी है वो अपने को देखना है। ऑप्शन ए में है शिक्षा मनोविज्ञान, बी में है नैदानिक मनोविज्ञान, सी में है परा मनोविज्ञान और डी में सैन्य मनोविज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक आधुनिक शाखा होती है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जो देखो, संज्ञानवादी संप्रदाय है, व्यवहारवादी संप्रदाय है, गेस्टोर्डवादी संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय वो साइकोलॉजी में दिए गए। इनमें से जो व्यवहारवादी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए विलियम वुंट, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है मैक्स वर्दिमर और ऑप्शन डी में जेबी वॉटसन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन है वो व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, भूख लगने के बाद चूहों ने उछल कूद प्रारंभ की एवं उछल कूद के फलस्वरूप चूहे को भोजन रूपी उद्दीपक की प्राप्ति हुई, जिसने चूहों के लिए खाली जगह का कार्य किया। मतलब ये का कार्य होगा, ऐसे नहीं होगा खाली जगह पहले रहेगी, है ना, फिर होगा का कार्य किया। ठीक है, का कार्य किया, तो ये रहेगा। तो देखो, बात करें अपन तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भूख लगने पर जो चूहा है, चूहों ने उछल कूद प्रारंभ कर दी। उछल कूद के फलस्वरूप चूहों को भोजन मिल गया, मतलब भोजन रूपी उद्दीपक की प्राप्ति होगी, जिसने चूहों के लिए किसका कार्य किया? ऑप्शन ए है परिणाम का, ऑप्शन बी संतोष का, और सी पुनर्बलन का और ऑप्शन डी में आनंद का। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा पुनर्बलन का कार्य किया। क्योंकि जब चूहों ने उछल कूद प्रारंभ की तो उनको भोजन मिल गया, भोजन मिल गया तो वो उनके लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। जब भी उनको भूख लगेगी तो वो क्या करेंगे? उछल कूद करेंगे, क्योंकि उनको पता है उछल कूद करेंगे तो भोजन मिल जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित अंतिम आवश्यकता का नाम है। देखो, मैस्लो ने कुल 5 आवश्यकताएं बताई थी। आगे बात समझ में, कितनी आवश्यकताएं? 5 आवश्यकताएं बताई थी। तो उन आवश्यकताओं में से अंतिम जो आवश्यकता है वो अपने को बतानी है। ऑप्शन ए आत्मसम्मान की आवश्यकता, ऑप्शन बी में आत्माभिमान की आवश्यकता, ऑप्शन सी में सुरक्षा की आवश्यकता और ऑप्शन डी में है शारीरिक आवश्यकता। तो देखो, इनमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले सुरक्षा की शारीरिक आवश्यकता आती है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आती है, उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर 3 नंबर पर सम्मान की आवश्यकता आती है और फिर आती है लास्ट में आत्माभिमान की आवश्यकता। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्माभिमान की आवश्यकता है वो मैस्लो के द्वारा अंतिम आवश्यकता बताई गई है ना। अब्राहम मैस्लो ने जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था, किसका सिद्धांत दिया था? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है वो दिया था, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसके अनुसार जो अंतिम आवश्यकता है, ठीक है, वो अपने कौन सी होती है? आत्माभिमान की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू अथवा फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? देखो, अधिगम स्थानांतरण आपने पढ़े होंगे। जैसे एक तो होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है, ठीक है, एक नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है, ठीक है, और एक शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये अधिगम स्थानांतरण के प्रकार होते हैं। सकारात्मक को अपन धनात्मक अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं और इसको नकारात्मक और ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात सुन। तो इनमें से एक व्यक्ति है, जैसे मान लिया तो संस्कृत भाषा सीखने के बाद उसको उर्दू अथवा फारसी भाषा सीखने में किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होगा? ठीक है, आगे बात समझ में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, बी में है नकारात्मक, सी में शून्य और डी में धनात्मक। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि यदि अगर अपन बात करें तो जो व्यक्ति है
संस्कृत भाषा सीखेगा तो संस्कृत में अपन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर अपन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे उर्दू की बात करें तो उसमें उल्टा लिखा जाता है, उसमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर सीखा जाता है। तो ये जो चीज है वो दुविधा उत्पन्न करेगी। आगे बात समझ में, मतलब न तो ये उसको संस्कृत सीखी हुई जो चीजें हैं वो फारसी या उर्दू सीखने में सहायता करेगी, और न ही उसमें किसी प्रकार का कोई शून्य अधिगम स्थानांतरण होगा, बल्कि बाधा उत्पन्न करेगी, जिसके कारण वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अपना, बालक का चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? मतलब जो बच्चा होता है उसका चहुमुखी का मतलब होता है सभी क्षेत्रों का, है ना। भावात्मक है, मानसिक है ना, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है। तो इस प्रकार का सभी प्रकार का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी में प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में चहुमुखी विकास है वो होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है अपना, एक नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती है। तो एक नवजात जो शिशु होता है उसमें मूलतः कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? ऑप्शन ए में है इड प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में अहम प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में पराअहम प्रवृत्ति, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, उसमें सबसे प्रमुख जो प्रवृत्ति होती है वो इड प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? इड प्रवृत्ति होती है। उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होता, खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आगे बात सुन, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो रोकर पूरी करवा लेता है। ज्यादातर अपन देखते हैं भी नवजात शिशु रोता है ना, चाहे उसको भूख लगी हो या कोई भी आवश्यकता हो तो वो रोएगा, रोकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपोर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं, उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप चेक भी कर सकते हो कि कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितनी होना बाकी है, क्योंकि क्विज में प्रश्न भी इसी प्रकार के मैं लेता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। और क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, 1/10 एवं 9/10 भाग क्रम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो 1/10 भाग है और 9/10 भाग है वो किसको प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए अचेतन व चेतन, ऑप्शन बी में चेतन व अर्धचेतन, ऑप्शन सी में अर्धचेतन व चेतन, ऑप्शन डी में चेतन व अचेतन। तो देखो, आपको पता है कि मानव जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के दो भाग मुख्यतः बताए गए हैं। एक तो होता है चेतन भाग, और ये होता है 1/10 भाग, मतलब 10%। कितना होता है? 10% होता है। और दूसरा भाग होता है अचेतन होता है, जो कि 9/10 होता है, मतलब 90% होता है। और चेतन और अचेतन के बीच का जो भाग होता है वो होता है अर्धचेतन। वो क्या होता है? वो अर्धचेतन भाग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, चेतन व अचेतन। चेतन भाग होता है 1/10 और अचेतन जो भाग होता है वो होता है 9/10 भाग होता है। क्या होता है? 9/10 भाग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, कुसमयोजित व्यक्ति का अभिलक्षण नहीं है। मतलब जो कुसमयोजित व्यक्ति है उसका कौन सा अभिलक्षण है वो नहीं है, वो बताना है अपने को। ऑप्शन ए चिंताग्रस्त होना, ऑप्शन बी एकांत प्रियता, ऑप्शन सी आक्रामकता, ऑप्शन डी धैर्य एवं सहनशीलता। तो देखो, जो कुसमयोजित व्यक्ति होगा वो चिंताग्रस्त होगा, सही है। एकांत प्रियता, उसको एकांत पसंद होगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में चिंता है ना, तो जिस भी व्यक्ति को चिंता होती है तो वो ये चाहता है कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए, है ना, उसको अकेला छोड़ दिया जाए। और तीसरा आक्रामकता, बिल्कुल सही बात है। जो कुसमयोजित व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आक्रामक भी होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। धैर्य व सहनशीलता, तो ये तो समायोजित व्यक्ति का लक्षण है। किसका है? समायोजित व्यक्ति का लक्षण होता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नहीं पूछा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं हम। बीने साइमन मापनी तथा वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी का भारतीय अनुकूलन किसने किया था, ये बताना है। मतलब एक तो बीने साइमन
कि जो बुद्धिमापन परीक्षण है और एक जो वेसलर का बुद्धिमापन जो परीक्षण है उसका भारतीय अनुकूलन किसने किया था? ऑप्शन ए है एस के कुलश्रेष्ठ, यहाँ पे मात्रा है एस के कुलश्रेष्ठ। और ऑप्शन बी में है पी रामलिंगा स्वामी, ऑप्शन सी में डॉक्टर जालोटा व कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन डी में है कुलश्रेष्ठ व रामलिंगा स्वामी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा पी रामलिंगा स्वामी ने बिने साइमन मापनी और वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी का भारतीय अनुकूलन किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूं मैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।